चलो, गुड आफ्टरनून सबको। 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर हमारे कोविड-19 टेस्टिंग के बारे में। देखो, एक चीज सरकार को बार बार बोली जा रही है कि सरकार टेस्टिंग बहुत कम कर रही है। अगर तुम हमारे टेस्टिंग पर पॉपुलेशन देखो, हम टेस्टिंग बहुत कम कर रहे हैं। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली जो नंबर है वो एक्चुअल नंबर कभी सामने नहीं आता। मतलब अभी जो हम कह रहे हैं कि दिन के जो 60,000 केस हो चुके हैं, एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेड केस है वो इससे 3 गुना ज्यादा है। ये तीन जो बाकी 1,20,000 के करीब केस और हैं जो अनडिटेक्टेड जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही, खासकर रैंडम टेस्टिंग। रैंडम टेस्टिंग, ठीक है। ये रैंडम टेस्टिंग क्यों जरूरी है? देखो, बहुत सारे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं ज्यादातर पाए गए हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोविड हो गया। तो इससे हो क्या रहा है, जो बाकी मतलब 1 लाख लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअली वो स्प्रेडर का काम करते हैं। वो कोविड को और फैला रहे हैं, पर उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इस चीज में शामिल भी हैं। तो इस कारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्टिंग अपनी कोविड की बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आइडेंटिफाई होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्वारंटाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्वारंटाइन करेंगे तो अपने आप हमारे ओवर द टाइम जो कंटेनमेंट की पॉलिसी है, एक ही चीज देखो अभी फिलहाल के लिए काम कर रही है, वो ऐसे कंटेन करो, इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वही टेस्ट करो, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेस करो, और एंड में उन्हें क्वारंटाइन करो जो सिम्टम वाले लोग पाए जाए। तो अब सरकार अपनी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए तुम्हारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की जो लैब्स हैं, इन्हें भी इन्वॉल्व करने लगी है। CSIR की लैब्स एक्चुअली पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, ठीक है, और बहुत सारी लैब्स हैं CSIR की, और बहुत ही हाई टेक लैब्स हैं। इससे पहले सारी की सारी जिम्मेदारी इसके बाहर थी, यहाँ तुम्हारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर रहे थे, या तुम्हारे प्राइवेट लैब्स को जो ICMR, जो मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वो कर रही थी। CSIR जनरल साइंस की रिसर्च करती है। तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें वो मॉडिफाई कर सकती है, और मॉडिफाई करके वो अपने यूज में ला सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट CSIR यूज करने वाली है वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, ये वाली NGS। ये क्या है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और इसके थ्रू कोविड, तुम्हारे सार्स CoV-2 वायरस, असली कोविड का जो नाम है वो ये है, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम रखा गया है वो ये रखा गया है। उससे थोड़ा सा इम्प्रॉपर नेम कोविड-19 है, और सबसे इम्प्रॉपर नेम कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, कोरोना वायरस बहुत सारे वायरसेस हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की। कई वायरसेस, कोरोना के जो कई वायरसेस हैं, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी बॉडी उनसे इम्यून है, हमें कोई हार्म भी नहीं होता। हमें जो एक्चुअली जिस चीज से इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो सार्स का CoV-2 वायरस है, यानी कि कोविड-19 वायरस। कोरोना के अंडर जो कोविड-19 वायरस है, हम इससे बीमार हो रहे हैं। नहीं तो कोरोना तो बहुत सारे वायरस है, ज्यादातर से हमारी बॉडी इम्यून है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी बॉडी में जब वो वायरस एंटर भी कर जाते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग मशीन होती क्या है, ये जानना जरूरी है, तुम्हारे पेपर में तुम्हें ये भी पूछा जा सकता है। देखो, जो तुम्हारा DNA होता है, अब DNA में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोटीन जोड़े होते हैं, मतलब बाय नेचर अलग अलग प्रोटीन जुड़े होते हैं, ऐसे पूरी ऐसे चेन बनी होती है। ठीक है, हर पर्सन का DNA दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स हैं, इसके थ्रू
ये जितने भी डीएनए के सीक्वेंस हैं इन्हें एक्चुअली अरेंज करते हैं, जिसके थ्रू हम स्टडी कर पाए। देखो अगर सारे ह्यूमंस का जैसे मतलब लेट्स सपोज एक लार्ज पॉपुलेशन के तुम सैंपल लोगे, एक तो सीक्वेंस में तुम्हें कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखेगी। अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग अलग अलग चीजों को अडेप्टेड होते हैं। जैसे जो राजस्थान में रहते होंगे उन्हें गर्मी में रहने की ज्यादा आदत होगी, तो उनका डीएनए उसी तौर पे मॉडिफाई हुआ होगा कि उन्हें स्वेटिंग कम हो, नहीं तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उन्हें ऑब्वियसली ज्यादा पसीना आएगा अगर वो ज्यादा गर्मी को एक्सपोज होंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कि जो सनबर्न होते हैं स्नो के कारण, उन्हें डील करने के लिए उनके सेल्स उसी टाइप के बन जाते होते हैं। ठीक है, जो लाइट कलर आता है वो उसी से आता है। तो हर चीज, हर डीएनए अलग है। इन्हें जब तुम सीक्वेंस करोगे तो तुम ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ सकते हो कि इंसान विकसित कैसे हुए, इंसान अलग अलग रेसेस में गए कैसे, उसके बाद क्या क्या अभी भी एवोल्यूशन आ रहा है और अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी किस साइड को जा रही है। ठीक है, और इससे एक्चुअली मेडिकल साइंसेस का ना फ्यूचर माना जाता है, क्योंकि हमारे डीएनए में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे सीक्वेंस लगे होते हैं जो हमें कई बीमारियां कई लोगों को होती नहीं है। जैसे अफ्रीका की एक ट्राइब है, उन्हें कभी कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सेल्स डिजाइन ही ऐसे हैं कि कैंसर सेल्स को बहुत जल्दी मार देते हैं। ठीक है, एक और ट्राइब थी, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ की थी, उन्हें कभी एचआईवी नहीं हो सकता, क्योंकि वो वायरस उन्हें इम्यून बनाए हुए है उससे, पहले से वो इम्यून है उससे। तो इससे फ्यूचर, इंसानों का फ्यूचर इसलिए बोला जाता है कि एक स्टेज पे जाके जब ह्यूमन सीक्वेंसिंग हम पूरी करना सीख जाएंगे, डीएनए, अभी भी डीएनए हमें पूरा का पूरा समझ नहीं आया, जिस दिन हम पूरा डीएनए पढ़ने में कामयाब हो गए, हम एक्चुअली इसे कहीं ना कहीं से कट एडिट करके बहुत सारी चीजें ऐसी इंसर्ट कर सकते हैं कि हमें लिटरली कोई भी बीमारी ना हो। हमारी बॉडी में पहले ही हर चीज की इम्यूनिटी पहले से प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसे सहने की क्षमता पहले से ही होगी। तो जो तुम्हारे सुपर ह्यूमंस हैं वो इससे निकल जाएंगे। तो ये मशीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब इनसे टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो एक तो टेस्टिंग ज्यादा डिटेल्ड होगी, ये मशीनें ऑब्वियसली फिर टेस्टिंग ज्यादा डिटेल करेंगे। देखो अभी तुमने अगर कोविड की कभी टेस्टिंग की फोटोग्राफ देखी होगी, वो नोज में वो अंदर तक डाल के फिर वायरस को निकालने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कई बार क्या होता है, ये टेस्ट में कई बार पूरी बॉडी तो क्योंकि स्कैन नहीं हुई है, सिर्फ एक सेगमेंट से तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वायरस है या नहीं है, नोज से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वायरस है या नहीं है, तो कई बार तभी वायरस लेट जाके डिटेक्ट होता है। जो ये CSIR की मशीन्स हैं सीक्वेंस की, ये एक्चुअली पूरी बॉडी के डीएनए की बेसिक प्रोफाइल बिकॉज स्टडी करेंगी। क्या उल्टा बन गया, चलो कोई नहीं। हाँ, तो इससे क्या होगा, अगर बॉडी में कोई अनडिटेक्टेड वायरस भी है वो भी मिल जाएगा। प्लस जब हम लार्ज स्केल पॉपुलेशन का इंडिया में इसे करना शुरू करेंगे, ओवर द टाइम क्या होगा, देखो जो तुम्हारा वायरस है ना, सिर्फ इंसान नहीं है जो मॉडिफिकेशन के थ्रू जाते हैं, हर लिविंग बीइंग मॉडिफिकेशन के थ्रू जाता है। तो ये भी लगातार अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदली जा रहा है। तो तुम इसे भी स्टडी कर पाओगे ये अपने आप को कैसे बदल रहा है, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग जो अभी मेडिसिन अभी तक बनी नहीं है, खैर, पर जो मेडिसिन बनेगी, एंटीवायरल कोई ड्रग बनेगा इसका, वो मॉडिफिकेशन से डील भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आज दवाई आई है 2 साल बाद फिर काम ना करे, तो मॉडिफिकेशन समझनी भी जरूरी है। तो उससे ये सारी मॉडिफिकेशन भी होगी, प्रॉपरली ट्रैक भी होगा और हमारी टेस्टिंग भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजों के चलते हुए इसे किया जा रहा है। अभी जो टेस्ट किया जाता है, तुम्हें डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो टेस्ट किया जाता है उसे किस नाम से बोला जाता है, उसे RT-PCR के नाम से बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है सारा, तुम्हें सिर्फ पेपर में डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि रिसेंटली न्यूज में एक चीज मेंशन थी, एक साइंटिफिक टेस्ट मेंशन था, RT-PCR, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो उसका आंसर कोविड-19 होगा।
ठीक है। तो आरटी-पीसीआर में जो कमी आ रही है ना, वो प्रोब्स और प्राइमर्स की आ रही है। ये थोड़ा साइंटिफिक चीज है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं इसे टेस्ट, कोविड का टेस्ट करने के लिए, एक होता है प्रोब और एक होता है प्राइमर। प्रोब क्या होता है? प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होता है। ये मैं समझाता हूँ, ये पहली दोनों लाइनें सेम आ गई, एक कोई भी कट कर लेना। देखो, प्रोब और प्राइमर में मैं डायरेक्टली फर्क समझाता हूँ, ये तो सारा टेक्निकल उस चीज के लिए है। प्रोब यूज किया जाता है वायरस बॉडी के अंदर डिटेक्ट करने के लिए कि क्या वायरस बॉडी के अंदर है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, उसके अंदर जो एंजाइम्स लगे होंगे, उन्हें प्रोब्स कहते हैं। उसके बाद जब उन्हें सैंपलिंग के लिए लेके जाया जाता है, एक इतने छोटे से उस सैंपल में से कभी भी टेस्टिंग नहीं हो सकती, उसे हमेशा रेप्लिकेट करना जरूरी है, उसे और ज्यादा उसके वर्जन बनाने जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टेस्ट करने पड़ेंगे तुम्हें। तो उससे जो रेप्लिकेट करने के लिए जो चीज चाहिए होती है, वो होता है प्राइमर। ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, और एंजाइम्स यूज करके, प्राइमेस एंजाइम्स यूज करके, जिससे डीएनए और ज्यादा बढ़ जाते हैं जो लिया होता है अंदर से। ठीक है, तो वो स्ट्रॉ के जो एंड में लगा होता है, जो नोज से वो निकाल रहे होते हैं, वो प्रोब लगा होता है। उसके बाद लैब्स में जाके जो टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग सैंपल्स में डालते हैं प्रोब का, उससे वो उसे पहले बढ़ाते हैं, फिर जाके उसमें से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल में तुम्हें वैसे सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, प्रोब्स और प्राइमर्स किस चीज से रिलेटेड है? तो डीएनए टेस्टिंग या डीएनए रेप्लिकेशन इसका आंसर होगा। कोविड अगर डायरेक्टली नहीं भी टारगेट करेंगे, वैसे तो कोविड भी आंसर आ सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आइडेंटिफिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन इसका आंसर में होगा। ठीक है, प्रोब्स और प्राइमर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, ये मतलब इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं आनी तुम्हें पेपर में, सिर्फ मेरा अल्टीमेटली बताने का ये मतलब था कि प्रोब्स और प्राइमर्स प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा किस चीज के रिगार्डिंग न्यूज में देखे गए हैं, तो यहाँ पे डीएनए टेस्टिंग का भी ऑप्शन हो सकता है, रेप्लिकेशन का भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर ब्रॉड ऑप्शन कोविड-19 का भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ये 1942 में पहली बार इस्टेब्लिश हुई थी ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे। ऑटोनॉमस का मतलब ये अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी वर्किंग खुद देखती है। फंडिंग जरूर आती है, और ये मिनिस्ट्री के अंडर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, वो फंडिंग करती है इसकी। पर अपने फैसले या क्या रिसर्च कैरी आउट करनी है, किस रिसर्च को बढ़ावा देना है, किस रिसर्च को बढ़ावा नहीं देना, ये सब कुछ अपने आप पे खुद डील करती है, सरकार इंटरफेयर नहीं करती इसके कामों में। इसके पूरे इंडिया में 38 लैब्स हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन सेंटर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। बाकी सारी चीजें नहीं याद रखनी, बस ये याद रखना है, इसके 38 लैब्स हैं, ये सारी कोई नहीं, इग्नोर कर देना। ठीक है, और कितने साइंटिस्ट हैं, कितना स्टाफ है, ये भी इग्नोर कर देना। सिर्फ तुमने ये याद रखना है, इसकी 38 लैब्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे है ये भी नहीं याद रखना, कहीं रिसर्च मत करने बैठ जाना, सिर्फ नंबर याद रखना है कि 38 लैब्स है। ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो पेपर में जैसे पूछे जाते हैं। इसका रिसर्च बेस ना बहुत ही ब्रॉड है। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशन, लाइफ साइंसेज, मेटलर्जी, केमिकल्स, माइनिंग, लिटरली हर चीज पे रिसर्च करती है। तो इसके अंदर हर टाइप के साइंटिस्ट हैं, अलग अलग लैब्स अलग अलग साइंस से डील करती हैं, साइंसेस से डील करती हैं, उन्हीं के ऊपर रिसर्च आउट कैरी करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की लार्जेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट इज एक बर्ड बारे आया हुआ था। ये बर्ड ऐसी बर्ड है जो बहुत बारी एग्जाम्स में आ चुकी है, ग्रेट हॉर्नबिल, और ये दोबारा दोबारा आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बर्ड है, और बहुत सारे ट्राइब्स के लिए इंडिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बहुत सारे कबीले हैं जो इसकी पूजा भी करते हैं, इस बर्ड की, और इसे देखना बहुत ही लकी मानते हैं। इस कारण ये बर्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट है।
ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है, सबसे पहले कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? सेकंड पॉइंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाई जाती है और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। देखो यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे जानवरों को लेके कि जानवर कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन होता है, मतलब जैसे स्टेटमेंट होती है कि जानवर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। नहीं, ये पहली बात तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि तुम्हारा नेपाल, सिक्किम भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब बाकी सब कॉन्टिनेंट तो खैर और भी बड़ा है, पर स्पेसिफिकली ये इन दोनों में भी पाया जाता है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वहां तक ये पूरी बर्ड पाई जाती है, मतलब इंडिया से इस साइड को नीचे को जाओगे उस साइड को सारी जगह पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स और रिचुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बहुत ही लंबी लाइफ होती है इसकी, जो पिंजरों के अंदर तो ये 50 साल भी जिंदा रह लेती है, तो बहुत ही ज्यादा लंबी लाइफ है। आम दिनों में ये फ्रिगवेरियस है, यानी कि फ्रूट्स खाती है, पर अपॉर्चुनिटीज भी है कि अगर मीट मिले तो वो भी खा लेती है, यानी कि छोटे मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी खा जाती है ये, वैसे फ्रूट्स खाना पसंद करती है, पर कुछ फिक्स नहीं है इसे, बाकी जानवरों को खाते हुए भी आ गया। अगला जो क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन तो यहाँ ये आएगा, यहाँ आता है आईयूसीएन की लिस्ट में। देखो आईयूसीएन है क्या? आईयूसीएन बेसिकली हर जानवर का तुम्हें स्टेटस बताता है, हर जानवर और प्लांट का स्टेटस बताता है कि वो क्या वाइल्ड में बहुत ज्यादा वैरायटी में, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उसकी अवेलेबल है या नहीं है, या अगर ओवर द टाइम उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, वो लगातार आईयूसीएन का स्टेटस देख के हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि लीस्ट कंसर्न्ड वो जानवर है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। दूसरी एंड पे आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिनका अब नहीं ध्यान रखा गया तो ये खत्म हो जाएंगे। इसके बीच में ही बाकी सारी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पे इसका स्टेटस आता है वल्नरेबल, कि अगर अभी नहीं ध्यान दिया तो ये एंडेंजर पे चला जाएगा, एंडेंजर से क्रिटिकली एंडेंजर पे चला जाएगा। उसके बाद फिर शुरू होता है तुम्हारा एक्सटिंक्ट होना, कि बस अब जानवर खत्म होना शुरू हो गया। पहले एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर फाइनली एक्सटिंक्ट, कि पहले जंगल से खत्म हो गया, किसी जू या किसी कैप्टिविटी में है, और एंड में खत्म ही हो गया। तो इसका स्टेटस याद रखना, वल्नरेबल है, ठीक है। इंडिया में पाया कहाँ जाता है? इंडिया के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है। देखो जो तुम्हारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, एक तो वहां पाया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारी स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, वहां सब में पाया जाएगा। और जो तुम्हारी वेस्टर्न घाट्स हैं, तुम्हारे इंडिया की साइड को पड़ते हैं ना, यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र आ जाएंगे, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ गए, ठीक है, क्लियर है। तो ये बर्ड क्यों मशहूर है? ये ब्राइट येलो, ब्लैक कैस्पस, ब्राइट येलो और ब्लैक कलर की बर्ड से होती है। इसके ना ब्लैक कैस्पस क्या होता है कि जो इसकी चोंच होती है ना, पहले तो इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, उसके बाद कैस्पस एक ऊपर ऐसे चोंच के ऊपर एक और इस चीज बनी होती है, वो काले रंग की होती है, ठीक है। तो ये ऐसा सा दिखता है, बहुत ही सुंदर बर्ड, खुद भी काले रंग का होता है, ये बीच बीच में येलो येलो आता है इसके। कुछ फैक्ट्स स्टेट सर्विसेज के लिए। एक जो कंट्री इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पहले पेपर में आया हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। यूएई एक कंट्री नहीं है, ये याद रखना, ये ऐसा नहीं है, मतलब अब तो एक कंट्री है। एक कंट्री के अंदर एमिरेट्स का मतलब होता है किंगडम्स, जहां पे राज शासन है। कुछ अरब के किंगडम्स ने क्या किया, एक साथ जुड़ के अपने किंगडम्स जोड़ लिए कंट्री बनाने के लिए, पर अपने अपने एरिया में आज भी उन्हीं का राज है, ठीक है।
तो राजे हैं आज भी वो, बस उन्होंने अपनी कंट्री आपस में जोड़ के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना लिया था, जिसे हम यूएई कहते हैं। ये ओमान और सऊदी अरेबिया को बॉर्डर करता है, एक साइड पे ओमान लगता है, इस साइड पे ओमान है, और इस साइड पे सऊदी अरेबिया है। सिर्फ दो कंट्रीज को ये बॉर्डर करता है, ऐसे बॉर्डर बन गई। ठीक है, तो ये इसमें टोटल 7 किंगडम्स है। 6 ओरिजिनली जुड़े थे, एक बाद में आया था, अब टोटल 7 है। तुम्हें ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि यूएई में कितने किंगडम्स जुड़े हुए हैं? 7 किंगडम्स टोटल जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे अमीर कौन सा है? अबू धाबी। ये सबसे बड़ा है इनमें से और सबसे अमीर भी है, और जो इसका राजा है वही पूरे यूएई का प्रेसिडेंट भी है, शेख खलीफा बिन जयद अल नयान। ये रूलर ऑफ अबू धाबी भी है और प्रेसिडेंट ऑफ यूएई भी है। ठीक है, पूरे यूएई की कैपिटल भी अबू धाबी में ही है, अबू धाबी उसकी कैपिटल है। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट और वेल्दीएस्ट इन सब में से। हम में से ज्यादा लोग इंडियन जो ज्यादातर हैं वो दुबई जाते होते हैं, पर जो वहां पे रहने जाते हैं वो और भी बाकी जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा दुबई ज्यादा बेटर बन गया बाकियों से। ठीक है, तो सर ये सारे, हाँ जी हाँ जी। सर एमाइरेट्स का क्या मतलब होता है? एमाइरेट्स का मतलब होता है किंगडम, राजाओं का किंगडम होता है ना, जी। तो ओके सर। एमाइरेट्स का मतलब किंगडम होता है। आज भी ये जितने भी ये 7 के 7 है ना, इन सब में राजे हैं, बस ओके इन्होंने सर। अपना सारा एरिया जोड़ लिया है अपने अपने एरिया में। जैसे अबू धाबी का राजा अपने एरिया में पर रूल करेगा, दुबई का राजा दुबई में रूल करेगा, शारजा का राजा शारजा में रूल करेगा, फुजारा का राजा फुजारा में, रस अल खामा उसका राजा उसके एरिया में रूल करेगा, अजमान का राजा उसके वहां पे रूल करेगा। तो ऐसे ये सारे अपने अपने एरियाज में रूल करेंगे। ठीक है, बस कहने को ये जुड़ गए हैं ताकि इन्हें आपस में, देखो इतने छोटे छोटे, क्योंकि अगर कंट्रीज बन जाती तो ये कंट्रीज इतनी छोटी हैं कि शायद इन्हें कोई भी दबा देता। तो इन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए और अपनी मनी पावर दिखाने के लिए, क्योंकि तेल के कारण ये सारे अमीर तो हो ही गए थे, इन्होंने अपने आप को एक साथ जोड़ने का फैसला कर लिया कि हम अपने आप को ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सऊदी अरेबिया ने किस टाइम कब्जा कर जाना था इनके ऊपर, इतने छोटे हैं। ठीक है, तो इसमें से बस तुम्हें एक बार क्या कहते हैं ये भी पूछ लिया था यूपीएससी ने, तो कि कौन से इमारेट्स इन ऑप्शन में से सही है। मतलब पीसीएस भी तुम्हें ये पूछ सकता है, एचएएस भी पूछ सकता है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएई हमारा बहुत ही, इंडिया का बहुत ही क्लोज पार्टनर है। तो सिर्फ 4 के नाम याद रख लो, अपने आप बाकी गेस वर्क हो जाता है। दुबई, अबू धाबी, शारजा और फुजारिया, बस ये 4 के नाम याद रख लो, बाकी तो एलिमिनेशन से अपने आप निकल आते हैं। प्रेसिडेंट का नेम याद रखना जरूरी है इसमें? क्या चीज? ये जो प्रेसिडेंट तुम्हारी स्टेट सर्विसेज है ना, एचएएस पीसीएस, उनमें उनके लिए नाम याद रखना जरूरी है, यूपीएससी नहीं पूछेगी। ठीक है, ये स्टेट सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। शेख खलीफा बिन जयद अल नयन, बस इतना ही याद रखो, जयद अल नयन, आगे तो उसका टाइटल ही है बिन जयद अल नयन। क्लियर है? तो आज के करंट अफेयर्स में कोई डाउट? नहीं? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।